कतर और लेबनान जैसे देश अचानक इजराइल के निशाने पर कैसे आ गए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू ने क्यों कहा कि कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं बनेगा, यह जगह सिर्फ और सिर्फ इजराइल की है। दोस्तों, क्या होगा अगर मिडिल ईस्ट की ये आग सिर्फ गाजा और तेल अवीव तक सीमित ना रहे बल्कि पूरे एशिया, यूरोप और अमेरिका तक फैल जाए तो? इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग मिडिल ईस्ट को अपनी आगोश में खींच रही है, क्यों कतर और लेबनान जैसे देश अचानक इजराइल के निशाने पर आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्यारे नेतन्याहू के खिलाफ जहर क्यों उगला, और सबसे बड़ा राज, क्या मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 के लिए जमीन तैयार कर रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा हम आखिर में करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि इस पूरे खेल में भारत कहाँ खड़ा है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब जरा पीछे चलते हैं। इजराइल फिलिस्तीन का यह झगड़ा कोई नया झगड़ा नहीं है। 1948 में जब इजराइल बना तो लाखों फिलिस्तीनी बेघर हो गए। 1967 के 6 डे वार में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, गोलन हाइट और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। तब से फिलिस्तीन का सपना रहा है अपना अलग राज्य बनाने का, और इजराइल का मकसद रहा है पूरी जमीन पर कब्जा करने का। हमास की कहानी भी दिलचस्प है। 1987 में यह संगठन बना था। इसका एजेंडा था इजराइल को मिटाना। 2006 से गाजा पर इसी का कब्जा है। फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक बड़ा हमला किया। इस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से ऊपर बंधक बना लिए गए। उस दिन से आज तक गाजा चल रहा है और इजराइल हमास की जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब 2025 में हालात और भी गंभीर हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह चुके हैं कि कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं बनेगा, यह जगह सिर्फ और सिर्फ इजराइल की है। उनका कहना है कि वो वेस्ट बैंक में बस्तियां बढ़ाएंगे, शहर की आबादी दोगुनी करेंगे और विरासत व सुरक्षा की हिफाजत करेंगे। इस बयान के बाद 2 स्टेट सॉल्यूशन की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो गई है। इधर कतर की राजधानी दोहा पर भी हमला हुआ है। कहा गया है कि हमास नेताओं को टारगेट किया गया। 5 हमास सदस्य और 1 कतर सुरक्षा अधिकारी मारे गए हैं। ये हमला उस समय हुआ जब गाजा युद्ध को खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए बात चल रही थी। यानी इजराइल ने साफ दिखा दिया है कि उसे बातचीत और डिप्लोमेसी से कोई मतलब नहीं। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह मैदान में आ गया। लेबनान से सीधा मैसेज आया कि अगर हमने हार मान ली तो अगला नंबर बहरीन और यूएई का होगा। ये दोनों खाड़ी देश इजराइल के साथ सामान्य संबंध रखते हैं। यानी अब मामला सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल सकता है। कतर भी हैरान है, वही कतर जो अब तक मीडिएटर बना हुआ था, जहां हमास और दूसरे देश के बीच वार्ता होती थी, अब खुद इजराइल के टारगेट पर है। इसलिए खाड़ी देशों में डर फैल गया है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आया अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्यारे नेतन्याहू को फोन करके कहा कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने साफ कहा कि ये बिल्कुल गलत है। कतर अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है और उसका सबसे बड़ा एयरबेस भी वहीं है, इसलिए वाशिंगटन के लिए ये सीधी टेंशन बन गई है। सीरिया का रोल भी बदल गया है। पहले बशर अल असद की सरकार हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती थी, लेकिन नए राष्ट्रपति अहमद अल सारा हिजबुल्लाह के खिलाफ है, इतना कि उन्होंने खुद अपने ही देश में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इससे साफ है मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरह पलट रही है। अब थोड़ा डेटा देखते हैं। इजराइल की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी जीडीपी 2025 में $522 बिलियन से ऊपर है। डिफेंस बजट $24 बिलियन से ज्यादा है। अमेरिका हर साल $3.8 बिलियन की मिलिट्री हेल्प करता है। आयरन डोम और हाईटेक मिसाइल सिस्टम की वजह से इसकी सेना दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजिकल फोर्स मानी जाती है। दूसरी तरफ हमास के पास 30 से 40 हजार फाइटर्स हैं और हिजबुल्लाह के पास 1 लाख तक रॉकेट और मिसाइल का जखीरा है। यानी दुश्मन भी कमजोर नहीं है। भारत और इजराइल का रिश्ता भी यहाँ अहम है। भारत और इजराइल का रिश्ता दुनिया की सबसे अनोखी दोस्तियों में से एक माना जाता है। दोनों देश भले ही अलग अलग रीजन से आते हो, लेकिन कई मुद्दों पर उनकी सोच और हित एक जैसे हैं। अगर हम पीछे जाएं तो 1992 में भारत और इजराइल ने आधिकारिक तौर पर राजनीतिक रिश्ते शुरू किए थे। उसके बाद से ये दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई, खासकर 1999 के कारगिल युद्ध। उस समय भारत को तुरंत हथियार और गोला बारूद की जरूरत थी। अमेरिका और बाकी देश सोच विचार में लगे थे, लेकिन इजराइल ने तुरंत मदद की। रातों रात हथियार, ड्रोन और गोला बारूद भेजा गया, जिससे जंग में हमें बढ़त मिली। इतना ही नहीं, आतंकवाद की लड़ाई में भी इजराइल भारत का अहम साथी है। कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेनिंग देने से लेकर बॉर्डर पर हाईटेक सर्विलांस सिस्टम लगाने तक इजराइल ने भारत को हमेशा सपोर्ट किया है।
अब सवाल है कि भारत के लिए इजराइल इतना जरूरी क्यों है। इसका पहला कारण है डिफेंस। भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी मात्रा में हथियार, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इजराइल से खरीदता है। दूसरा कारण है खेती। सूखे इलाकों में पानी बचाने और फसल बढ़ाने के लिए जो डीप इरिगेशन टेक्नोलॉजी है वो इजराइल ने दी है। आज राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य इसी टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं। और तीसरा कारण है सुरक्षा और खुफिया जानकारी। आतंकवाद के खिलाफ जंग में इजराइल दुनिया का मास्टर माना जाता है। भारत इसका सीधा लाभ उठाता है। इजराइल से रिश्ता सिर्फ दोस्ती पर नहीं बल्कि भरोसे और जरूरत पर भी टिका है। जब भी भारत को मुश्किल आई है इजराइल ने बिना सोचे समझे मदद दी है। यही वजह है कि आज दोनों देश एक दूसरे का स्ट्रेटेजिक पार्टनर माने जाते हैं। अब बात करते हैं दोनों देशों की ट्रेड की। आज दोनों देशों का ट्रेड 10 बिलियन डॉलर से ऊपर है। हथियार सप्लाई में इजराइल भारत के टॉप 3 पार्टनर्स में से एक है। भारत ने ड्रोन, मिसाइल और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी ज्यादातर इजराइल से ही ली है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट में भी इजराइल भारत की मदद करता है। लेकिन ये जंग भारत को भी प्रभावित कर सकती है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का 60% से ज्यादा खाड़ी देशों से आता है। अगर मिडिल ईस्ट स्टेबल नहीं रहा तो तेल और गैस की कीमतें आसमान छू जाएगी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। अमेरिका भी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ इजराइल उसका पुराना दोस्त है, दूसरी तरफ कतर उसका पार्टनर है। इसलिए ट्रम्प भड़क तो गए लेकिन इजराइल के खिलाफ खुलकर नहीं जा सकते। अब सवाल ये है आगे क्या हो सकता है। पहला सिनारियो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट और फैल जाए, ये पूरी तरह रीजनल वार बन जाए। इसमें हिजबुल्ला और ईरान खुलकर कूदे, खाड़ी देश टारगेट हो और तेल और गैस सप्लाई रुक जाए। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल मंदी आ सकती है। दूसरा सिनारियो ये है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़े, अमेरिका और यूरोप इजराइल को रोके, खाड़ी देश फिर से मीडिएटर की भूमिका निभाए और हमास कमजोर पड़ जाए। इस स्थिति में शायद शांति प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाए। तो दोस्तों अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू का नो फिलिस्तीन वाला ऐलान मिडिल ईस्ट में अस्थायी शांति लाएगा या ये पूरी दुनिया को जला देगी? और भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए, अपने पुराने दोस्त इजराइल के साथ या अपने एनर्जी पार्टनर खाड़ी देशों के साथ? नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों फिर एक नई वीडियो में।